इंडिया की सबसे बड़ी रियासत उत्तर प्रदेश के तमाम 75 अजला के मखसूस खानों की फहरिस्त तैयार की जाए और इसमें कोरमा, कबाब, बिरयानी, हत्ता के गोश्त का एक भी पकवान शामिल ना हो तो तनाज़ा तो होगा ही। और सवाल भी उठेगा कि क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की हुकूमत ने वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन प्रोग्राम के तहत रियासत के 208 रवायती खानों की एक फहरिस्त जारी की है, लेकिन नाकदीन की तवज्जो इस बात पर है कि इसमें एक भी गोश्त की डिश शामिल नहीं। माहिरीन इस फहरिस्त को मज़ाक़ खेज़, इम्तियाजी और तारीखी हकीकत के मुनाफी करार दे रहे हैं, जबकि सोशल मीडिया पर सार्फिन लखनऊ के मशहूर कबाब और दीगर गोश्त के पकवानों की तस्वीर शेयर करते हुए पूछ रहे हैं कि अगर रेवड़ी लखनऊ की पहचान है तो गुलौटी कबाब भी लखनऊ का है। लेकिन असल सवाल यह है कि क्या हुकूमत सिर्फ खानों की नई शनाख्त मुतय्यन कर रही है या रियासत की सकाफती और मजहबी शनाख्त भी बदलने की कोशिश हो रही है, और इससे रियासत के मुसलमानों और गोश्त खाने वालों को क्या पैगाम जा रहा है। यही हमारी आज की टॉप स्टोरी होगी। मैं हूं गजनफर हैदर और आप देख रहे हैं BBC न्यूज़ उर्दू का प्रोग्राम जहानुमा। प्रोग्राम में आगे चल के देखिएगा। बीजिंग के तियानमेन स्क्वायर के गिर्द सिक्योरिटी कई दिनों से सख्त, वजह इस हफ्ते बीजिंग में सदर ट्रंप और सदर शी जिनपिंग की मुलाकात। और ईरान का कहना है कि वो किसी भी जारियत का जवाब देने के लिए तैयार है, और वहीं सदर ट्रंप का कहना है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जंगबंदी लाइफ सपोर्ट पर है। इंडियन मीडिया के मुताबिक उत्तर प्रदेश की हुकूमत की जानिब से जारी की गई फहरिस्त में 75 अजला और 18 डिवीजन के 208 पकवानों का जिक्र है, लेकिन इसमें गोश्त की एक भी डिश शामिल नहीं। यानी रियासत की एक बड़ी आबादी क्या खाती है, इसका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं। तो वो कौन सी ऐसी मशहूर डिशेज हैं जो इस फहरिस्त में शामिल नहीं की गई? लखनऊ के गुलौटी, टुंडे और काकोरी कबाब, मुरादाबादी पुलाव, रामपुर का तार वाला कोरमा। उत्तर प्रदेश की कुल आबादी का तकरीबन 20% मुसलमान हैं, यानी 3.8 करोड़ मुसलमान, और नॉन वेज खाने वालों में सिर्फ मुसलमान ही नहीं, मुतादिद हिंदू कौमें भी शामिल हैं। 2019 और 21 के नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक 77% इंडियंस नॉन वेज खाते हैं। उत्तर प्रदेश में गुज़िश्ता 10 वर्षों में गोश्त की फ़रोख्त मुतनाज़िर रही है, और माहिरीन के मुताबिक इससे मीट इंडस्ट्री से मुंसलिक मुसलमानों का रोज़गार मुतासर हुआ है। इसके अलावा 2023 में गैर मजाज सर्टिफिकेशन और खाने के मयार में उलझन के खदशात का हवाला देते हुए रियासत के अंदर हलाल मुसद्दका अशिया खुर्दनोश की तैयारी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, तक़सीम और फ़रोख्त पर पाबंदी लगा दी गई थी। हालिया फहरिस्त के बारे में सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त रद्द-ए-अमल सामने आया है। फूड ब्लॉगर हिमांशु वाजपेयी ने BBC से कहा कि ये फहरिस्त एक ख़ास तबके को खुश करने के लिए बनाई गई है। वहीं मारूफ फूड हिस्टोरियन प्रोफेसर पंत ने इसे मज़ाक़ खेज़ बताया। गुज़िश्ता साल ही यूनेस्को ने लखनऊ को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी की फहरिस्त में शामिल किया था, और मज़े की बात यह है कि इस नए फूड मैप का ऐलान करते हुए रियासत के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने भी इसका जिक्र किया था। तो अब ऐसा क्या हुआ, इस पर बात करने के लिए इस वक्त उत्तर प्रदेश के शहर गाज़ियाबाद से मेरे साथ मौजूद हैं साफ़ी समीर आत्माज मिश्रा। समीर, हमें ये बताएं कि उत्तर प्रदेश के खानों का जिक्र हो और लखनऊ के जो मशहूर पकवान हैं उनका जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है, और हुकूमत ने ऐसा क्यों किया है आपके ख्याल में? जी बिल्कुल, बहुत सही बात आपने कही कि अगर पकवानों का जिक्र हो और उसमें लखनऊ के तमाम जो नॉनवेज डिशेस हैं उनका जिक्र ना हो तो ये बड़ी हैरानी की बात है। लेकिन आपने पूरा बताया कि किस तरीके से 208 तरह के पकवान पूरे 75 डिस्ट्रिक्ट जो जो हैं उनके अलग अलग जो चीजें जहां की मशहूर है उनको लिया गया है। लेकिन जाहिर सी बात है कि लखनऊ है, संभल है, मुरादाबाद है, रामपुर है, बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां की तमाम नॉनवेज डिशेस केवल इंडिया में नहीं बल्कि दुनिया भर में मशहूर है। खासतौर पर अवध की अगर लखनऊ की बात करें, जो पुरानी रियासत थी, अवध की रियासत, और वो रियासत अपने आप में वो अवध रीजन की डिशेस के नाम से ही मशहूर है। बहुत सारी डिशेस हैं नॉनवेज की। अब सवाल यह है कि आखिर उन डिशेस को क्यों नहीं शामिल किया गया। तो अभी चूंकि सरकार का यह कहना है कि ये लिस्ट कोई फाइनल लिस्ट नहीं है, अभी दूसरी लिस्ट भी आएगी। हालांकि ये नहीं कहा है कि उसमें नॉनवेज डिशेस शामिल होंगी या नहीं होंगी, क्योंकि 208 कुजीन्स का आप लिस्ट बना रहे हैं और उसमें इन तमाम शहरों की किसी एक डिश का नाम ना आए, तो इसका मतलब कि ये लिस्ट जानबूझकर तैयार की गई है। और दूसरी बात यह है कि उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, उनका उनका जो एक तरीका है, उनकी स्टाइल है, वो अपना उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा सूबा है भारत का है और उस सूबे के वो मुख्यमंत्री हैं।
लेकिन वो बहुत क्लियर कट अपने हिंदुत्व का जो उनका अपना एक रुझान है, हिंदुत्व की अपनी जो लाइफ स्टाइल है और उसको अपनी इसमें पॉलिसी में लागू करने की वो कोशिश करते हैं, वो बिल्कुल क्लियर रहती है, उसमें कहीं दो राय नहीं है। और बहुत सारी चीजें ये हैं, ताजमहल को लेकर आपने कई बार कंट्रोवर्सी सुनी होंगी। इसके अलावा बहुत सारी मस्जिदों को लेकर और जो मज़ारें हैं उनको लेकर, उसी तरीके से यहाँ तक कि उर्दू भाषा को लेकर भी कई बार ये देखने में आया है कि उनको ऐसा लगता है कि ये शायद मुसलमानों की भाषा है, ये मुसलमानों का खान-पान है। इसलिए निश्चित तौर पर इस फैसले के पीछे, हालांकि ये कोई योगी आदित्यनाथ ने डिशेस की लिस्ट नहीं बनाई होंगी, लेकिन जाहिर सी बात है कि इंतजामिया में जो लोग रहते हैं, शासन प्रशासन में जो लोग रहते हैं, वो लोग सूबे के चीफ मिनिस्टर को खुश करने की कोशिश करते हैं। उनको लगा होगा कि ये लिस्ट हम बना कर देंगे और इसमें कोई नॉनवेज डिश नहीं होगी, तो शायद मुख्यमंत्री खुश हो जाए। और जाहिर सी बात है कि ऐसी तमाम चीजों से वो खुश होते भी हैं। तो प्राइमा फेसी देखने में तो यही लग रहा है कि इस लिस्ट में उन चीजों को अगर लिस्ट से दूर रखा गया है तो उसके पीछे यही एक बात होगी। लेकिन अगर सरकार में बैठे लोग ये कह रहे हैं कि अभी ये लिस्ट दोबारा भी बनेगी या इसको कंप्लीट किया जाना है, ये फाइनल लिस्ट नहीं है, तो उम्मीद की जाती है कि कुछ डिशेज शामिल होंगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है साफी समीर आत्मा हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। काश के हमारे पास ज्यादा वक्त होगा। बीजिंग के टानामेन स्क्वायर के गेट सिक्योरिटी कई दिनों से सख्त है। सोशल मीडिया पर बड़ी परेड की अफवाहें गर्म हैं और चीन एक शाहाना इस्तकबाल की तैयारी में है, क्योंकि इस हफ्ते बीजिंग में वो मुलाकात होने वाली है जो आने वाले कई बरसों के लिए दुनिया का नक्शा बदल सकती है। यानी डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग आमने सामने आने वाले हैं। यही हमारा आज का ट्रेंडिंग का मौजू होगा। ये सिर्फ दो लीडरों की मुलाकात नहीं, ये दो सुपर पावर्स के दरमियान ईरान की जंग, ताइवान के मुस्तकबिल, तिजारती जंग और मसनूई जहानत की दौड़ पर फैसला कुन बात हो सकती है। सदर ट्रंप के इस दौरे के दौरान सबसे बड़ा मसला ईरान की जंग है और यहीं से एक तीसरा खिलाड़ी भी दाखिल होता है। चीन और पाकिस्तान ने मिलकर मार्च में 5 निकाती अमन मंसूबा पेश किया था, जिसका मकसद जंग बंदी और आबना हुर्मुज़ की बहाली थी। पर्दे के पीछे बीजिंग ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने की कोशिश कर रहा है और इस्लामाबाद इस कोशिश का एक अहम हिस्सा है। माहिरीन के मुताबिक चीन इस जंग के खात्मे का ख्वाह है, क्योंकि बढ़ती हुई तेल की कीमतों ने चीनी सनत को बुरी तरह मुतासिर किया है। बाज़ शोबों में पैदावारी लागत 20% तक बढ़ गई है, लेकिन चीन मदद के बदले कुछ चाहता भी है, और वो है नायाब धातें। चीन दुनिया के 90% नायाब धातों की तैयारी करता है, जो मोबाइल फ़ोन से लेकर जंगी तैयारों तक हर चीज़ में इस्तेमाल होती हैं। माहिरीन का कहना है कि ये चीन की अपनी आबना हुर्मुज़ है, जिसे वो जब चाहे बंद कर सकता है। मुमकिन सौदा यह है कि अमेरिका आला दर्जे के सेमीकंडक्टर चिप्स दे और चीन नायाब धातें दे। माहिरीन कह रहे हैं कि यह मुलाकात मुख्तसर है, लेकिन इसके असरात दूररस होंगे। मुज़ाकरात के कमरे में दुनिया को दरपेश अहम मसाइल और इस कमरे में पहुंचने वाले रास्ते में इस्लामाबाद एक अहम गुज़रगाह साबित हो सकता है। और अब जिक्र ईरान का। सदर ट्रंप की जानिब से ईरान के हालिया अमन तजवीज़ को मुस्तरद करने और जंगबंदी को ख़तरे में करार देने के बाद ईरान ने कहा है कि वो किसी भी जारियत का जवाब देने के लिए तैयार है। वहीं सदर ट्रंप ने अमरीकी अमन पेशकश पर ईरान के जवाब को कचरा करार दिया है। डेविड विलिस की रिपोर्ट पेश कर रहे हैं समीत ककरू। अमरीकी हुकाम सोच रहे थे कि वो ईरान पर से पाबंदियां हटाने और आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोलने के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। वो एक ऐसा मुआहदा चाहते थे जिससे लड़ाई रुक जाए और ईरान के एटमी प्रोग्राम पर बातचीत का रास्ता खुल सके। लेकिन ईरान के इरादे कुछ और थे। अमरीकी तजावीज़ पर ईरानी जवाब ने अमरीकी सदर को बहुत नाराज़ किया। इस कचरे को मैंने तो पूरा पढ़ा भी नहीं। मैं उसे पढ़ कर अपना वक्त ज़ाया नहीं करूँगा। मैं कहूँगा कि ये अब तक का सबसे कमज़ोर जवाब है। कहा जा रहा है कि ईरान अपने जौहरी प्रोग्राम को रोल बैक नहीं करना चाहता और वो अरबों डॉलर के मुंजमद असासों की वापसी का मुतालबा कर रहा है। ईरान चाहता है कि आबनाए हुर्मुज़ पर उसकी खुद मुख्तारी तस्लीम की जाए, जो सदर ट्रंप के लिए नाकाबिले कबूल है। सदर ट्रंप पर बेतहाशा प्रेशर है कि वो तेल की कीमतों में कमी लाएं। ईरान आलमी मईशत पर अपनी गिरफ्त छोड़ने को तैयार नहीं और उसे लगता है कि उसका पलड़ा भारी है। इसलिए ईरान का कहना है कि उसके मुतालबात बिल्कुल जायज़ हैं। कुछ लोगों को उम्मीद है कि सदर ट्रंप इस हफ्ते चाइना के दौरे के दौरान सदर शी जिनपिंग से कहेंगे कि वो ईरान पर दबाव डालें। चीन ईरानी तेल का सबसे बड़ा खरीदार है, लेकिन सिफारतकारी की नाकामी मशरिक़ वुस्ता को दोबारा जंग की तरफ धकेल सकती है।
जिससे आलमी तवानाई का बहरान मजीद गहरा हो सकता है। मैं हूं गज़नफर हैदर और आप देख रहे हैं BBC न्यूज़ उर्दू का प्रोग्राम जहरमा। और अब एक नज़र डालते हैं दीगर अहम आलमी खबरों पर। बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म की स्टार्मर का सियासी मुस्तक़बिल गैर यकीनी का शिकार है। वजह है मकामी इंतखाबात में लेबर पार्टी की खराब कारकर्दगी, जिसके बाद पार्टी के 70 से ज़्यादा अरकान पार्लियामान ने इस्तीफ़ा देने का मुतालबा किया है। यूरोपीय यूनियन के वज़ीर ख़ारजा की जानिब से मकबूजा गरब उर्दन में फ़लस्तीनियों पर तशद्दुद करने वाले इसराइली आबादकारों पर नई पाबंदियां आयद करने के फैसले पर इसराइल ने सख्त रद्द-ए-अमल का इज़हार किया है। यूरोपीय यूनियन के वज़ीर ख़ारजा ने फ़लस्तीनी अस्करियत पसंद तंजीम हमास की चंद अहम शख्सियात पर भी पाबंदियों की मंजूरी दी है। क्रूज शिप MV होंडस ने 1 अप्रैल को अर्जेंटीना से अपने सफ़र का आगाज़ किया था और इत्तलात के मुताबिक जिस पहले मुसाफिर की हंटा वायरस की वजह से मौत हुई वो मुल्क के सबसे जनूब में वाक़ शहर से जहाज़ पर सवार हुआ था। मुकामी हुक्काम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वायरस कहाँ से आया था। BBC मुंडो सर्विस के मातिया ज़िबेल और सवाबिया ये नई रिपोर्ट भेजी है जहाँ से क्रूज़ ने अपने सफ़र का आगाज़ किया। ये उसियावा है, अर्जेंटीना के सबसे जनूब में वाक़ शहर। अक्सर उसे दुनिया के आखिर में वाक़ शहर कहा जाता है। यहीं से MV होंडस ने 1 अप्रैल को अपने सफ़र का आगाज़ किया था और ख़दशा है कि यहीं से जहाज़ पर हंटा वायरस लगा था। यहाँ हर साल हज़ारों ऐसे सियाह आते हैं जो क्रूज़ के ज़रिए अंटार्कटिका और अटलांटिक ओशन में वाक़ 2 दूर दराज जज़ायर का सफ़र करना चाहते हैं। ये अभी तक एक मुहिम्मा है कि जहाज़ तक वायरस कैसे पहुँचा। मकामी हुकाम का कहना है कि सूबे में हंटा वायरस मौजूद नहीं है। यहाँ मौजूद सैयाहों का कहना है कि क्रूज़ शिप में हंटा वायरस के फैलाव ने उनके सफ़र करने के फ़ैसले को मुतासर नहीं किया। हमने दोबारा सोचा ज़रूर, लेकिन जब हमने देखा कि वायरस का फैलना मुश्किल है और ये सिर्फ उस क्रूज में मौजूद मुसाफिरों तक ही महदूद है, तो हमने यहाँ आने का फैसला किया। हमारे चंद दोस्तों ने हमसे रब्ता किया और कहा कि ये वही जगह है ना जहाँ हंटा वायरस फैला हुआ है, लेकिन हमने ब्यूनस आयर्स में लोगों से बात की तो वो इस बारे में कोई खास फिक्रमंद नहीं थे। जिन मरीजों में सबसे पहले अलामात ज़ाहिर हुई थी उनकी मौत वाक़या हो चुकी है, इसलिए हुकाम के लिए इस बात की निशानदेही करना मुश्किल है कि वायरस जहाज के अंदर कैसे पहुंचा। बाज़ रिपोर्ट्स इस तरह की लैंडफिल की तरफ इशारा करती हैं जहां सयाह परिंदे देखने आते हैं और मुमकिन है कि वो वायरस ज़्यादा चूहों से एक्सपोज हुए हैं। ओसियावा में रहने वाले इस बात से नाराज़ हैं कि इस तरह की बात हो रही है कि वायरस यहाँ से शुरू हुआ। हुकाम का कहना है कि तारीख में कभी भी इस इलाके में हंटा वायरस का केस दर्ज नहीं हुआ है। मुमकिन है कि सयाह शुमाली पेंटागोनियन में अपने सफ़र की शुरुआत से 2 या 4 हफ्ते पहले वायरस से मुतासिर हुए हों, जहां ये बीमारी पहले से पाई जाती है। अर्जेंटीना में वजारत सेहत का कहना है कि इस बात को रद्द नहीं किया जा सकता कि वायरस उस सूबे से फैला जहां उसियावा वाक़या है। उनका कहना है कि वो ब्यूनस आयर्स से साइंसदानों की एक टीम भेजकर मज़ीद तफ्तीश कराने का मंसूबा बना रहे हैं। 12 जून को एयर इंडिया के प्लेन क्रैश में हलाक होने वालों में मोहम्मद मियां सेठवाला की अहलिया और बेटी भी शामिल थी। मोहम्मद मियां अपनी अहलिया के साथ उनके डिपेंडेंट बनकर स्टूडेंट वीज़ा पर आए थे और अब बरतानवी हुकूमत ने इनके वीज़े रद्द कर दिए हैं और इन्हें इमिग्रेशन बेल पर रखा है, जिसके तहत उन्हें 14 दिनों के अंदर अंदर मुल्क छोड़ना था। लेकिन सेठवाला ने इस फैसले को चैलेंज किया है। मेरा नाम मोहम्मद मियां मोहम्मद आसिफ सेठवाला है। पूरे कुटुंब में कोई भी गया नहीं था अब्रॉड, तो हमने बोला कुछ नया करते हैं और उसके बाद उसका स्टूडेंट वीज़ा का एप्लीकेशन स्टार्ट कर दिया था यूके में हम लोगों ने। का वीज़ा जब आया और हम दोनों में उसके डिपेंडेंट पे ही हम दोनों इधर यूके में 2022 में मार्च में आए थे। 15 मई को वो लोग इंडिया गए। मेरे छोटे भाई की जो शादी थी और उनकी रिटर्न टिकट थी 12 जून को जब रिटर्न आते टाइम अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ। अहमदाबाद टू गेटविक जो फ्लाइट आ रही थी उसमें उनकी दोनों की डेथ हो गई है। जब मैसेज मिला कि ये फ्लाइट क्रैश हुआ है, पहले तो मैंने उस पर यकीन ही नहीं किया कि ऐसा नहीं हो सकता। उसके बाद 2-3 घंटे बाद पापा का इंडिया से कॉल आया। पापा ने बोला कि बेटा वो लोग होपफुली सही होंगे तो तू इंडिया के लिए निकल जा। 13 जून को मैं इंडिया में लैंड हो गया।
डायरेक्ट मैं एयरपोर्ट से सिविल हॉस्पिटल गया। 30th ऑफ जून से लेके 21st ऑफ जून जब तक बॉडी नहीं मिली, जब तक अपने मन को हम समझाते रहे। उसके बाद 27th ऑफ जुलाई को लंदन में आना पड़ा। 23rd ऑफ जनवरी 2026 को मेरा वीज़ा जो ख़त्म हुआ, उस टाइम पे मैंने जो फर्दर लीव टू रिमेन करके एप्लीकेशन है यहाँ पे, उस पर मैंने एप्लीकेशन डाली। जो FLR जो एप्लीकेशन रखी थी मैंने, वो यूके गवर्नमेंट ने बनाई ही इसलिए थी कि अगर ऐसा कोई इंसिडेंट होता है या तो फिर जो वीज़ा ख़त्म होने के बाद आपको थोड़ा टाइम यूके में चाहिए, तो आप वो एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। 9th ऑफ अप्रैल को जब होम ऑफिस यहाँ की जो है उसने जो रिस्पॉन्स दिया कि भाई हम आपका वीज़ा कैंसिल कर दें, उन्होंने तुरंत ही मुझे इमिग्रेशन बेल पे डाल दिया। इमिग्रेशन बेल का मतलब है मुझे 14 दिन में कंट्री छोड़नी है। गवर्नमेंट एटलीस्ट एप्लीकेशन फिर से करने का चांस देती है। अब मेरे केस में गवर्नमेंट ने स्पेशल केस था, फिर भी मुझे एप्लीकेशन का भी टाइम नहीं दिया, अपील करने का भी टाइम नहीं दिया और डायरेक्ट इमिग्रेशन बेल पे मुझे डाल दिया। एप्लीकेशन रिजेक्ट करने के बाद एटलीस्ट 14 डेज का मुझे टाइम दिया जाए कि वो टाइम में मैं मेरा और वीज़ा पे मैं स्विच कर लूँ या तो नई एप्लीकेशन रख दूँ, फिर से अपील करूँ गवर्नमेंट को। इसलिए अभी जो मैंने किया है, एक ही ऑप्शन खुला था मेरे लिए, इसलिए मैंने अभी गवर्नमेंट के डिसीजन को चैलेंज किया है और 14 दिन में वो लोग मुझे आंसर देंगे। अगर आंसर मेरे लिए पॉजिटिव नहीं आया तो फिर मुझे यूके छोड़ना पड़ेगा। फ्यूचर मेरे को यूके में वीज़ा देंगे वो लोग, नहीं देंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट नहीं देंगे कि 99% तो नहीं देते, क्योंकि इमिग्रेशन बेल कोई अच्छा स्टेटस पे मैं जा नहीं रहा हूँ। मोहम्मद मियां सेठवाला के केस के बारे में BBC ने बरतानवी होम ऑफिस से रब्ता किया। उनका कहना था कि वो हर एक केस पर इसके मेरिट के हिसाब से कानून के मुताबिक फैसला करते हैं। आज BBC न्यूज़ उर्दू के प्रोग्राम जहानमा में बस इतना ही। गज़न फैदर को अब इजाज़त दें, कल फिर मुलाकात होगी।